हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टाइट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 5th पेपर सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 4 पार्ट देख चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 5। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका इंग्लिश का पॉन्स सीरीज का शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके टोटल 17 पार्ट में हो चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी वो सारे लिंक अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास द्वितीय प्रश्न पत्र, इसके भी लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पढ़ाए जा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही आपको प्लेलिस्ट भी इस चैनल के माध्यम से आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जहाँ भी सुविधा होगी आप वहाँ से अपनी स्टडी करिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट कौन थे, उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये आपके बीटीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, तो चलिए देखते हैं उत्तर। भारतवर्ष में चालुक्यों के पतन के पश्चात 8वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूट नरेश दंतदुर्ग ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर मालखेड़ या मान्यखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। कृष्ण प्रथम, ध्रुव धारावर्ष, गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय तथा अमोघ वर्ष प्रथम आदि इस वंश के प्रमुख शासक हुए। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर देखिए, जो भी राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रकूटों के विषय में सब कुछ जान लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतदुर्ग 752 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश की दंतदुर्ग ने, क्लियर। और इनकी राजधानी मान्यखेड़, जो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, मालखेड़ या मान्यखेड़ को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। और यहाँ पर हम देखें, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, क्लियर। और यहाँ पर अगर हम बात करें, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और दोस्तों, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। तो दोस्तों, उस समय चूंकि आपसी कुछ न कुछ मतभेद होने के कारण जो भी राजपूत राजा थे वो आपस में त्रिपक्षीय युद्ध उस समय चल रहा था। तो उस त्रिपक्षीय युद्ध में ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का जो पहला शासक था उसने भाग लिया था और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज को भी पराजित किया था, क्लियर। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, जो यहाँ पर देखिए एक साथ इसका नाम दिया गया है, ध्रुव धारावर्ष। इसको धारावर्ष भी कहा जाता है ध्रुव को। और दोस्तों, अगर हम बात करें, गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। और अगर हम बात करें, पल्लव, पांडे, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था, क्लियर। यहाँ पे दोस्तों सबके बारे में डिटेल हम बता रहे हैं, जो भी यहाँ के शासक हैं। अब बात करें, अमोघ वर्ष यानी जैन धर्म का ये अनुयायी था। यहाँ पे देखिए अमोघ वर्ष लिखा है, ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। तो दोस्तों, ये सब साउथ के शासक थे, तो इसलिए यहाँ पे नाम भी आपको ऐसे ही सुनने को मिलेंगे। और आदि पुराण की रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के राजदरबार में रहते थे, क्लियर। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक जो था वो था कृष्ण तृतीय। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे। पोन्न, यहाँ पे पोन्न, ये कन्नड़ भाषा के कवि थे, ये रहते थे कृष्ण तृतीय के दरबार में। इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। तो जो ये पोन्न कवि थे, इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। ये कृष्ण तृतीय के राज दरबार में रहते थे, क्लियर। अब हम बात करें एलोरा एवं एलिफेंटा, जो कि महाराष्ट्र में है। गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय
ही हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो पॉइंट इसमें बनता है, एलोरा और एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये राष्ट्रकूटों के समय ही बना था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, इसमें से 1 से 12 तक बौद्ध और 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, हिंदुओं से भी संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित गुफाएं हैं। टोटल कितनी है? 34 शैलकृत गुफाएं हैं। क्लियर दोस्तों, ये सब आपके अति लघुत्तरी में भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं। और राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। क्लियर, तो ये दोस्तों आपको राष्ट्रकूटों के विषय में कुछ जानकारी थी जो इस बुक के अतिरिक्त आपको मिल रही है। तो दोस्तों चलिए अब इसके बारे में एक बार हम देख ही लेते हैं जो भी आंसर इसमें दिया है। तो दोस्तों नंद तृतीय इस वंश के प्रमुख शासकों में से एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। दक्षिण भारत में उसने गंगों, चोलों, पांड्यों तथा केरलों को बुरी तरह से पराजित किया। अपने पिता ध्रुव के समान उसने भी उत्तरी भारत पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों ये आपका जो नंद तृतीय है ये ध्रुव का पुत्र है, जो ध्रुव धारा वर्ष हमने देखा था। और कृष्ण तृतीय इस वंश का अंतिम महान शासक था। तो दोस्तों कृष्ण तृतीय के दरबार में कौन रहता था, इसके पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है। कृष्ण तृतीय के दरबार में कवि पुण्य रहते थे और जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। क्लियर, तो दोस्तों इसी तरह से हम दोहराते चलेंगे। कृष्ण तृतीय इस वंश के अंतिम महान शासक थे। 973 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों कल्याणी के चालुक्य, दोस्तों चालुक्य वंश दो तरह का था, एक कल्याणी चालुक्य वंश था और एक वातापी चालुक्य वंश था। तो दोस्तों कल्याणी चालुक्य वंश के चालुक्य तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को पराजित करके इस पर अपना अधिकार कर लिया था। अब हम देखें राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों और उनकी सफलताओं का विवरण। क्लियर, अब यहाँ से हम देखेंगे, पहला है दंती दुर्ग जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो वह ब्राह्मण धर्म का उपासक तथा धर्म के प्रचार के लिए बहुत अधिक दान देता था। ऐसा विश्वास है कि दंती दुर्ग की मृत्यु 758 ईस्वी के लगभग हुई थी। अब बात करें हम दोस्तों यहाँ पर कृष्ण प्रथम की। तो दोस्तों कृष्ण प्रथम दंती दुर्ग को कृष्ण प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों दंती दुर्ग, दोस्तों यहाँ पे देखिए नाम थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय। तो यहाँ पर यही आपको क्लियर करना है कि कृष्ण प्रथम जो कि दंती दुर्ग के नाम से जाना जाता था, दंती दुर्ग पुत्रहीन था, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात उसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक बना। उसने कर्नाटक कोंकण तथा हैदराबाद आदि का अपने प्रदेश में विलय कर लिया और एलोरा में एक विशाल कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया था। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा पॉइंट, गोविंद द्वितीय। कृष्ण प्रथम की मृत्यु के बाद गोविंद द्वितीय राजा बना। और नंबर 4 पॉइंट पर हम देखें ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का एक पराक्रमी शासक था जिसने राष्ट्रकूटों की शक्ति एवं कीर्ति में अभूतपूर्व वृद्धि की थी। जिसके पहले हम लोगों ने बताया था ना कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ध्रुव जो था उसने प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। क्लियर, अब हम देखें नंबर 5 पर है गोविंद तृतीय। सम्राट ध्रुव ने अपने चारों पुत्रों स्तंभ, कर्क, गोविंद एवं इंद्र में से गोविंद को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो सम्राट ध्रुव हैं इन्हीं के ये 4 पुत्र थे, स्तंभ, कर्क, गोविंद और इंद्र। इसमें से इन्होंने गोविंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अतः ध्रुव की मृत्यु के उपरांत उनके बड़े पुत्र स्तंभ ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्लियर, और इस युद्ध में गोविंद की विजय हुई, किंतु गोविंद ने अपने भाई को क्षमा करके उसे गांगवाड़ी का शासक नियुक्त कर दिया। गोविंद तृतीय ने पल्लव नरेश दंतिवर्मन बेगी से चालुक्य नरेश विजयादित्य को परास्त किया था। इसके पश्चात उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। उसका प्रतिहारों से भी संघर्ष हुआ जिसमें उसकी विजय हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इसके 4 पुत्र थे। गोविंद जो ध्रुव था उसके 4 पुत्र थे, गोविंद तृतीय,
इसका तीसरा नंबर का पुत्र था, लेकिन स्तंभ सबसे बड़ा था। स्तंभ इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है, लेकिन बाद में इसको गोविंद माफ कर देता है और इसको गंगवाड़ी का शासक नियुक्त कर देता है। और उसके बाद गोविंद तृतीय ने पल्लव नरेश दंतिवर्मन वेगी के चालुक्य नरेश विजयादित्य को परास्त किया था। उसके पश्चात उत्तर भारत की राजनीति में इसने हस्तक्षेप किया। उसका प्रतिहारों से भी संघर्ष हुआ, जिसमें उसकी विजय हुई। क्लियर। तो ये आपको एक तरह से यहाँ पे राष्ट्रकूटों के विषय में पूछा गया, तो आपको राष्ट्रकूट शासक हुए उनके विषय में आपको डिटेल से लिखना है। थोड़ा ही लिखिए, थोड़ा ही लिखिए, लेकिन सबके बारे में लिखना है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। चक्रवात किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रभाव बताइए। चक्रवात क्या है, इसके चारों प्रभावों का वर्णन कीजिए। आपके बीटीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उत्तर देखते हैं। अस्थिर और परिवर्तनशील हवाओं के वायुमंडलीय भंवर जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब और केंद्र के बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अस्थिर और परिवर्तनशील हवाएं, जो वायुमंडलीय भंवर जिनके केंद्र में होता है, जो बीच में भंवर का निर्माण करती हैं, और वायुदाब होता है वो निम्न वायुदाब होता है केंद्र में, और केंद्र के बाहर होता है उच्च वायुदाब, चक्रवात कहलाते हैं। क्लियर। साधारणतः चक्रवात अंडाकार होते हैं। इनमें न्यून वायुदाब ठीक केंद्र के निकट और केंद्र के बाहर की ओर सभी दिशाओं में वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है, और हवा बाहर से अंदर केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। फेरल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पे ये आपकी विषुवत रेखा है, ये है आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि आपका ये चलेंगी इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से चलेंगी, इस तरह से। क्लियर। ये आपके उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं, यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ जाती हैं। तो आपकी घड़ी की सुई इस तरह से चलती है। क्लियर। ये आपकी घड़ी की सुई इस तरह से चलती है। तो आप समझिए कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हवाएं मुड़ जाती हैं। क्लियर। समझ में आ रहा है? फिर से समझने की कोशिश करिए। ये समझिए, यहाँ पे चक्रवात में जो हवाएं चलती हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हवाएं और यहाँ पे हवाएं, यहाँ पे हवाएं इस तरह से चलेंगी, इस तरह से, और यहाँ पे हवाएं इस तरह से चलेंगी। क्लियर। यहाँ पे एक तरह से समझिए, यहाँ नीचे की तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आ रही हैं, और यहाँ पर क्लॉकवाइज आ रही हैं। दक्षिणी गोलार्ध में आपकी क्लॉकवाइज हवाएं चल रही हैं। तो इस तरह से आपका ये क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से आपका चक्रवात जो है वो आपको समझना है कि इसमें फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। क्लियर। चक्रवात के प्रभाव क्या क्या होते हैं? चक्रवात के निम्नलिखित विशिष्ट प्रभाव देखे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यातायात तथा संचार। चक्रवात में तीव्र गति की हवाएं और मूसलाधार वर्षा के कारण बिजली व टेलीफोन के खंभे गिर जाते हैं और यातायात अवरुद्ध हो जाता है तथा संचार प्रणाली ठप हो जाती है। अतः चक्रवात का प्रभाव यातायात तथा संचार पर पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना कि चक्रवात का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। तो सबसे पहले यातायात पर पड़ता है, क्योंकि हवाएं इतनी तीव्र होती हैं और मूसलाधार वर्षा के कारण भी जो भी टेलीफोन के खंभे होते हैं या बिजली के तार होते हैं वो कहीं ना कहीं सड़क में गिर जाते हैं। तो इस वजह से यातायात रुक जाता है। और हम बात करें यहाँ पर दूसरा है आपका, ये आपका पहला पॉइंट था। अब दूसरा हम देखें,
जान और माल का नुकसान। चक्रवात के रास्ते में पड़ने वाली भौतिक एवं जैविक संपदा नष्ट हो जाती है, चाहे वह मानव हो, पशु हो, पक्षी हो या भवनों का ढांचा हो। अतः चक्रवात के प्रभाव के फलस्वरूप जान तथा माल का नुकसान होता है। तो दोस्तों चक्रवात में जो भी चीजें होती हैं, चूंकि तूफान एक तरह से इतना तेज होता है कि उसमें कोई भी चीज अगर पड़ जाती है तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो चाहे वो मानव हो या पशु पक्षी हो या भवन हो या फिर कोई भौतिक या जैविक संपदा हो, सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से जान और माल दोनों की काफी हानि होती है। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर, जलपोतों को सर्वाधिक हानि। जलपोत जो विस्तृत समुद्र में तैर रहे होते हैं उन्हें अत्यधिक हानि होती है तथा लंगर डाले खड़े जलपोत भी काफी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी बंदरगाह भी चक्रवात के कारण नष्ट हो जाते हैं। अतः चक्रवात के कारण जलपोतों को भी हानि पहुंचती है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस जो भी मेन पॉइंट है उसको लर्न कर लीजिए और बाकी चीजें हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। और यहाँ पर देखिए फसल, तो दोस्तों चक्रवात से खड़ी कृषि फसलों को अत्यधिक हानि होती है। केले एवं नारियल के बागों का सर्वाधिक नुकसान होता है। तो दोस्तों चक्रवात आते हैं कहाँ पे? चक्रवात अक्सर समुद्री तटों पे ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए वहाँ के आसपास के जो भी फसल से संबंधित या फिर इमारतें या फिर हम बात करें पशु पेड़ पक्षी, ये सबको हानि पहुँचती है। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पर, जन स्वास्थ्य पर असर। चक्रवात मानव स्वास्थ्य हेतु खतरा उत्पन्न करते हैं। वायरल या महामारी का प्रकोप हो जाता है। मलेरिया तथा पेचिश जैसे रोग तेजी से फैलने लगते हैं। तो दोस्तों जन स्वास्थ्य पर भी इसका असर होता है कि ये सारे महामारी से संबंधित जो भी बीमारियां होती है वो चक्रवात की वजह से होती है, जिसमें मलेरिया पेचिश जैसे रोग तेजी से फैलने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।